हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य के प्रश्न आंसर चल रहे हैं। कल का सेशन कैसा लगा था, प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे या नहीं थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए सेशन से और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ फिर से चालू करते हैं अपनी क्लास को। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। अच्छे से अच्छे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे देखने को और बढ़िया से आप लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहिए। शादी ब्याह तो सीज़न चल ही रहा है, उसको एंजॉय करिए और पर पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। नंबर पे मत जाइएगा 1 2 3 से, इससे कुछ नहीं है, पर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सही मिलने चाहिए, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्नों के साथ। आदिकालीन साहित्य वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्रश्न बहुत ही घुमाकर है। आदिकालीन साहित्य वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? तो मानस का हंस रचना किसकी है? अमृतलाल नागर की है। किसकी? अमृतलाल नागर की है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो मैथिली भाषा कहाँ की है? बिहार की भाषा है मैथिली। कोंकणी भाषा है, गोवा और महाराष्ट्र के बीच की भाषा है ये। और ये मैथिली भाषा कहाँ की है? तो बिहार की भाषा है मैथिली। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला है केशव दास की रचना कौन सी नहीं है? तो केशव दास की ललित ललाम किसकी है? मतीराम की रचना है। कौन सी? ललित ललाम मतीराम की रचना है और केशव दास की रचना नहीं है। आगे का प्रश्न देखते हैं, कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? तो निर्मल वर्मा की रचना है कौवे और काला पानी। कौन सी? कौवे और काला पानी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह पंक्ति है, पंक्ति किसकी है? कमेंट करके बताइएगा कि यह पंक्ति किसकी है। मैंने कई बार पढ़ाया भी है ये प्रश्न को। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो छायावाद का पतन ग्रंथ किसका है? देवराज का ग्रंथ है। किसका? देवराज का है, डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन। अगला प्रश्न है विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो विजय देवनारायण शाही की कविता किसमें है? तो तीसरे तार सप्तक में संग्रहित हैं। कौन से सप्तक में? तीसरे तार सप्तक में संग्रहित है। कौन सी? विजय देवनारायण शाही की कविता। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो माटी की मूर्तें आत्मकथा किसकी नहीं है? तो आत्मकथा नहीं है। यह क्या है? यह एक रचना है, माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन होंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है किससे? ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला प्रश्न है प्रपद्मवाद किसका पर्यायवाची है? तो प्रपद्मवाद किसका पर्यायवाची है? नकेनवाद का पर्यायवाची है। क्या? प्रपद्मवाद। अगला है अब लो नसानी अब न नसइहो किसकी उक्ति है? यानी कथन पूछ रहा है,
अब लो नसानी अब ना नसइहो किसकी पंक्ति है? यह है तुलसीदास की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की पंक्ति है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो कौन सा इतिहास है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सा? हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया था? तो किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। किसने दिया है? मिश्र बंधु की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन होंगे? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपने साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो प्रेम लक्षणा भक्ति को किस शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा ने बनाया है। किसने? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने बनाया है। अगला प्रश्न है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कबीरदास थे। कौन हैं? कबीरदास हैं। अगला है, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि के द्वारा रची गई है? कासिम शाह के द्वारा रची गई है। किसके द्वारा? तो कासिम शाह के द्वारा रची गई है। अगला है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ। देखन जो पाऊँ तो मैं पठाऊँ जमलोक हाथ। दूजो न लगाऊँ वार करूँ एक कर को। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है किसकी? सृजित। यह पंक्ति किसकी है? कमेंट करके बताइए कि यह पंक्ति किसकी है। अगला प्रश्न है, कुंभन दास स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन? कुंभन दास स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा उनके पुत्र चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठल दास के शिष्य थे। ये पॉइंट है, इसको पॉइंट करके नोट करिएगा। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है कि किसके कौन शिष्य थे? कुंभन दास स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा उनके पुत्र चतुर्भुज दास गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। यह पॉइंट होगा। अगला पॉइंट है, अष्टछाप के भक्त कवियों का अस्तित्व 1499 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी तक लगभग 84 वर्षों तक रहा था। कब? लगभग 84 वर्षों तक रहा था। अगला है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों में नंददास को छोड़कर शेष सभी विष्णु पद छंदों में ही लीला गान किया है। किसमें? छंदों में ही लीला गान किया है। अगला पॉइंट है, अष्टछाप के कीर्तनकारों द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णित प्रसंगों के आधार पर ही लीला गान किया जाता है। लीला गान किया जाता है। अगला है, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप में पहला स्थान सूरदास का है तथा दूसरा स्थान किसका है? तो नंददास का है। पहला स्थान किसका होगा? सूरदास में है। सूरदास का है। दूसरा नंददास का है। किसमें है? तो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप में रखा गया है। अगला है, अष्टछाप के भक्त कवि श्री कृष्ण के अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कौन प्रसिद्ध हुए हैं? अष्टछाप के भक्त कवि श्री कृष्ण के अष्टसखा
सखा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अगला पॉइंट है, सूरदास तथा परमानंद दास को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने सागर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दिया था? पॉइंट यहीं से बनता है, सूरदास तथा परमानंद दास को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने सागर की उपाधि दिया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, परमानंद दास के निधन के बाद गोस्वामी विट्ठल नाथ ने कहा कि दोनों सागर समाप्त हो गए हैं। किसने कहा था? तो विट्ठल नाथ ने कहा था। किसके बारे में कहा था? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कहा था और किसके? परमानंद दास के सूरदास के बारे में और परमानंद दास के बारे में कहा था। अगला है, डॉक्टर गोवर्धन नाथ शुक्ल ने अष्टछाप का सांप्रदायिक पक्ष नामक अपने निबंध में बताया है। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।